हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू BodhisattvaPCS। एज पर आवर शेड्यूल अभी का जो टॉपिक है इंडो पैसिफिक रीजन और इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। कल हमने इसका एक सब सेक्शन पढ़ा था चाइना को टैकल करने के लिए, और चाइना के द्वारा जो सप्लाई चेन डेवलप किया गया है उसको चाइना को सेपरेट करके और एक सुरक्षित सप्लाई चेन डेवलप करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का गठन हुआ है, जिसमें इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हमने चर्चा करा था। वो काफ़ी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक था और ये जो है क्लासिक टॉपिक है। स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस रीजन के बारे में आए दिनों जो है न्यूज़पेपर में आपको चर्चा करने का मतलब न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं। ICWO से जो है मैंने इसको उठाया है, वही हमारा स्रोत है। तो इन जो यह टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। 67वीं BPSC एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत, मैंने आपको कहा कि मैं आपको बता देना चाहूँगा, एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी नहीं, एक मतलब ये हकीकत है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो वस्तु का महत्व होता है सोसाइटी के लिए या किसी खास व्यक्ति के लिए, उसकी उपयोगिता पे निर्धारित होता है। दैट मीन्स यदि यूटिलिटी की डिग्री किसी भी वस्तु का, मान लीजिए ये पेन है, यह हाईली इंपॉर्टेंट इसलिए है मेरे लिए क्योंकि इसके बिना मैं आपके द्वारा जो है आपके लिए मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जो मेरा टैबलेट है मैं उस पर लिख ही नहीं पाऊंगा। तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो इसका महत्व भी बढ़ जाता है। यूटिलिटी जितनी भी अधिक होगी किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की, उसका महत्व उस समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए उतना ही अधिक होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन की क्या यूटिलिटी है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो कुछ तथ्य हैं मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? एक बायोजियोग्राफिक जोन है, अर्थात जैव भौगोलिक क्षेत्र है, और इसमें जो भी कंटिनेंट्स का हिस्सा आता है या जो भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटकू आइलैंड वाले कंट्री हों, सबके लिए जो है यह रीजन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे भारत पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विश्व समुद्र का 65% और विश्व भूभाग का जो है 25% रीजन आता है। माय डियर फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब इसकी यूटिलिटी और आपको बता रहा हूं कि भारत जो है अपने वैश्विक व्यापार का, जो इंटरनेशनल ट्रेड करता है इंडिया, उसका 90% जो है इसी माध्यम से, इसी रूट से करता है, और विश्व व्यापार का 75% जो है इस रूट से किया जाता है, इस समुद्री रूट से, इस रीजन के समुद्री रूट से किया जाता है। इसके साथ साथ ये जो रीजन है यह समुद्री संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनाए गए हैं, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। उस डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी डेंसिटी है। तो अपने आप में ये सारी चीज़ें, ये सारी यूटिलिटीज़ ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, या इस कंट्री में, इस रीजन में जो भी कंट्रीज समाहित हैं उनके लिए और वैश्विक शांति व्यवस्था के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों से चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी के वजह से एक बहुत ही ज़्यादा जो है यह रीजन अशांतिमय हो गया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बैलेंस था, शांति थी, समरसता थी, कहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब चूंकि यह रीजन इतना महत्वपूर्ण है और किसी भी तरीके से यहाँ पे शांति और जो बैलेंस है, अशांति होती है या जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो कहीं ना कहीं वैश्विक पैनोरमा के पेशानियों पे जो है मतलब पेशानियों पे जो है चिंता की लकीरें खींचना लाजिम है। तो वैश्विक देश चिंतित हैं, किसके वजह से? चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से। अभी हाल ही में देखा होगा कि वियतनाम का जो दक्षिण चाइना सी में जो मतलब जो इकोनॉमिक जोन है होता है हर एक कंट्री का, उस पर कह रहा है चाइना कि नहीं भैया, ये तोहार ना, ये हमारा है, ये मतलब हमारा है। तो वियतनाम और चाइना में युद्ध होते होते बच गया। इसी तरह फिलीपींस वगैरह सबसे जो है चाइना का किसी से नहीं बन रहा है। चाइना की जो विस्तारवादी नीति है सबको जो है तंग करी हुई है। इस लिहाज से इस क्षेत्र में शांति और समरसता कायम करना जो है सारे देशों के लिए, चाहे वह इंडिया हो या अन्य देश हो, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया
यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र को टैकल करने के लिए इस क्षेत्र में जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया डेवलप करता है उसके पीछे इंडिया की एक डॉक्ट्रिन काम करती है। वो डॉक्ट्रिन का नाम है सागर। सागर स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दिस रीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, सुरक्षा और विकास। इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये जो डॉक्ट्रिन है, इन्हीं डॉक्ट्रिन की फिलॉसफी पे आधारित इसका फॉरेन पॉलिसी डेवलप होता है और इंडिया चाहता है कि यह क्षेत्र शांतिमय और समरसतापूर्ण हो ताकि सब लोग जो है इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसके साथ साथ ये रीजन इतना महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए ये एक, मैंने बताया कि ये वैश्विक व्यापार का एक मतलब बहुत बड़ा यह केंद्र है, बहुत बड़ा यह रूट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई आतंकवादी संगठन, कोई मतलब असामाजिक कोई घटनाएं करते हैं, चाहे तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, आर्म का स्मगलिंग कर रहे हैं, नशीली दवाओं की स्मगलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह क्षेत्र जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए सभी लोग मिलकर सामूहिक रूप से इस संगठन के द्वारा, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इस संगठन के द्वारा इसकी समरसता और शांति के लिए प्रयासरत हैं। चर्चा में क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं 67 बीपीएससी मेंस के लिए? अभी हाल ही में देखा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुई थी लॉस एंजलिस में, और जुलाई अगस्त 2022 के दौरान ऑस्ट्रेलिया जो है उसके द्वारा एक ब्लैक पिच नामक युद्धाभ्यास करा गया, जिसमें इंडिया, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, कनाडा के साथ, इंडोनेशिया के साथ पहली बार इंडिया जो है इस युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। तो बहुत सारे देश चाहते हैं, देखिए जो ये रीजन है, इसमें इस रीजन में जो चाइना को संतुलित कर सकता है, जो चाइना की शक्ति को, जो चाइना की पावर को बैलेंस कर सकता है, वह इंडिया है। इसके अलावा कोई और नहीं है। तो सब लोग चाहते हैं कि इंडिया को हम लोग सपोर्ट करें, इंडिया के ग्रोथ में हम लोग अपना हिस्सा दें, ताकि इंडिया जो है प्रॉस्पर हो और चाइना का जो सैनिक ताकत है, जो इकोनॉमिक ताकत है, उसको इंडिया जो है बैलेंस कर सके माय डियर फ्रेंड। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र और भारत के क्या हित हैं? देखिए बहुत सारे हित हैं, आप मतलब इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्थिक हित है, सामरिक हित है, पर्यावरण संबंधी हित है, संसाधन संबंधी हित है, और द्वीपीय देशों के द्वारा ना इंडिया की तरफ ऐसे ललचाई नज़रों से देखते हैं जो छोटकू देश हैं कि ये इंडिया जो है एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में जो है इनके लिए काम कर सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं। यदि इंडिया इस पे फुलफिल करता है इन सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों को, जैसे आर्थिक हित साधता है, सामरिक हित, पर्यावरणीय हित, संसाधन हित, और जो द्वीपीय देशों के द्वारा इंडिया की तरफ देखा जाता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, ये सारी हितों का साधना करता है और इनके साथ साथ जो है अपना हित साधता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए अच्छा है। अब एक एक करके देख लेते हैं। आर्थिक हित ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्क्राइब कर दिया कि भारत जो है अपने कुल व्यापार का 90% और वैश्विक व्यापार का यहाँ से 75% व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। और हिंद प्रशांत का तटीय क्षेत्र जो है लगभग 2 बिलियन लोगों का आश्रय है। इसके साथ साथ आर्थिक सुरक्षा के लिए यहाँ पे शांतिपूर्वक व्यापार, माल परिवहन, नौवहन गतिविधियों के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा जो है अत्यंत ही जरूरी है, लाजमी है। अब सामरिक हित के बारे में देख लेते हैं। चूंकि भारतीय हित जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हैं। चीन का विस्तारवादी उभार जो है इस क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा किया है, और कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय हित में या जो अन्य राष्ट्र हैं उनके हितों में यह लंबे समय तक जो है अच्छी बात नहीं है। मतलब यदि फ्यूचरिस्टिक वे में देखें तो चाइना का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन जो है उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय हितों को लंबे समय तक संरक्षित रखने में जो है यह सामरिक हित जो है इस क्षेत्र की समरसता और शांति जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संसाधन से संबंधित हित बहुत ज़्यादा, देखिए अभी मरीन जो मिनरल्स होते हैं ना, भारत या अन्य देश जो है उसके तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो मरीन हमारा संसाधन है उसके दोहन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो मानवीय हितों की पूर्ति होगी वो सबसे अधिक समुद्र से होने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुमूल्य पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, जैसे टाइटेनियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जस्ता, मैग्नीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, अब जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम का उपयोग किस युद्ध सामग्री निर्माण में होता है, टाइटेनियम कितना महत्वपूर्ण है, इससे आपको मतलब आप इस चीज़ से नए नहीं हो।
तो इन धातुओं का जो बहुआयामी, जो मल्टी डायमेंशनल उपयोगिता है ना, इसको अब मतलब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का संसाधन संबंधी हित भी शामिल है। उसके बाद इन्वायरमेंटल जो हित है वो कैसे शामिल है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो समुद्र का जलीय स्तर है वह दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो जो द्वीपीय देश हैं या इंडिया के जो तटीय राज्य हैं, इनके लिए चिंता का विषय है कि आप देखते हो, बताया जाता है कि आने वाले कुछ सालों में जो है कई सारे द्वीपीय देश जो हैं वो जैसे मालदीव है, बताया जाता है कि 2050 तक काफ़ी हिस्सा जो है उसका डूब जाएगा। तो ऐसे ही जो द्वीपीय देश हैं या तटीय जो राज्य हैं इंडिया का, कहीं ना कहीं इनका कंसर्न ये है कि इस रीजन में जो देश हैं, इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो देश हैं, उनका विकास तो हो लेकिन पर्यावरणीय रूप से हो। मतलब जो पर्यावरण का, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का समावेशन हो उनके विकास में, तभी जो है यह सार्वभौमिक हित में ज़्यादा साधक सिद्ध हो सकता है इस क्षेत्र की उपयोगिता। उसके साथ साथ द्वीपीय देशों के हित रक्षक, द्वीपीय देश आपने देखा होगा, चाहे मालदीव में कोई प्रॉब्लम हो, श्रीलंका में प्रॉब्लम हो, या अन्य जो छोटकू देश हैं उनमें यदि कोई प्रॉब्लम हो तो सब ऐसे टकटकी निगाह से देखने लगते हैं इंडिया की तरफ कि भैया तुम हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओ। यदि इंडिया अपने ऐसे पड़ोसियों जो कुछ मील के दूरी पर हैं, द्वीपीय देशों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराता है और वहाँ पे कोई अन्य असामाजिक या जो वैश्विक मतलब शांति के लिए सुरक्षित शक्तियाँ हैं उनका आधिपत्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के हित साधना में बाधक है। तो इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में उभरना चाहिए और ये भी इसका एक बहुत बड़ा जो है हित साधक बन सकता है। इसके साथ साथ इंडिया, जो हमने तो ये हित साधना देख लिया, मतलब किस किस तरीकों से है इंडिया का जो इंडिया का जो हित है इन सारी चीज़ों से कैसे मतलब जुड़ा हुआ है। उसके बाद द्विपक्षीय साझेदारी के हिसाब से जो भी कंट्रीज हैं इसमें इंपॉर्टेंट देश हैं, उनके साथ या जो ऑर्गेनाइजेशन है इस क्षेत्र के, कैसे द्विपक्षीय साझेदारी के साथ इंडिया आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में शांति और समरसता कायम करने की कोशिश कर रहा है। यदि बात करें इस रीजन के महत्वपूर्ण देशों के, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका जापान हो गया, इसके साथ साथ वियतनाम हो गया, रूस हो गया और यूएसए हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे देश हैं जिनके साथ इंडिया जो है पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन को मजबूत किया है और यह बायलैटरल रिलेशन में इनकी मजबूती जो है इस क्षेत्र की शांति के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला, भारत और जापान की बात करते हैं तो जापान जो है यदि देखा जाए अपने ओवरऑल व्यापार का 100% जो है इसी क्षेत्र से करता है और दक्षिण चीन सागर का हिस्सा जो है इसमें 42% है जापान के इंटरनेशनल व्यापार का। और इस क्षेत्र में जापान और चीन के मध्य जो है यह सेनकाकू द्वीप है ना, इसी को लेके जो है बहुत घमासान मचा हुआ है। चाइना कहता है कि ना भैया ये हमारा है, हमको दे दो, तो चाइना वैसा ही कहता है, आपके अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि हमारा है, तिब्बत को हड़प ही लिया है। तो ये सारी चीज़ों को लेके अब मतलब मुद्दा है चाइना और जापान के मध्य। तो देखिए, जो कॉमन दुश्मन है ना, वो दो व्यक्तियों को जो सामूहिक हित होता है, कॉमन हित होता है, उसको प्रभावित करता है। तो एक तरफ एलएसी पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दैट मीन्स जो चाइना और इंडिया के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पे कितना ज़्यादा टेंशन का माहौल है। इसके साथ साथ जापान का हित जो है कहीं ना कहीं को प्रभावित हो रहा है चाइना की एक एक्सपेंशन पॉलिसी से। सोनकाकू द्वीप पे जो चाइना का मतलब ये दावा है कि ये हमारा है, तो कहीं ना कहीं दोनों जो है एक दुश्मन से प्रभावित हैं। तो ये एक साथ आने को मजबूर हो जाते हैं। जब ये एक साथ आएंगे तभी तो ये साथ में मिलके जो है अपना हित साधना जो है कर पाएंगे और चाइना को बैलेंस कर पाएंगे। तो यदि इनका बायलैटरल रिलेशन के बारे में देखें तो भारत और जापान ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। हाल ही में 2+2 मंत्रियों स्तरीय बैठक हुई थी। विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी जो है स्पेशल स्ट्रैटेजिक और जो मतलब इकोनॉमिक इनका कोऑपरेशन है ये ज़्यादा बढ़ा है। जापान भारत विजन स्टेटमेंट में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रतिबद्धता जो है दोनों देशों के द्वारा जाहिर की गई है। साथ साथ रक्षा विनिर्माण, द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा
रक्षा सहयोग आदि संबंधों को लेके इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समरसता इनके बीच साझा हित का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चीन साझी चिंता का विषय है दोनों देशों के लिए, जैसे जापान और भारत के लिए था वैसे ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। ऑस्ट्रेलिया हमेशा जो है एलएसी पे चाइना का विरोध किया है। चाइना के द्वारा जो टेंशन हो क्रिएट किया जाता है वहाँ पे बैक से इंडिया को हमेशा ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ इन्होंने भी अपने द्विपक्षीय संबंधों को ऊंचाइयों के स्तर पे बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले गए हैं। दोनों देश अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा किया है, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। साथ साथ ये सामरिक युद्धाभ्यास ऑसिनडेक्स भी करते हैं जिसमें दोनों देश जो है हर एक साल भाग लेते हैं, और जापान के साथ भी बहुत सारा जो युद्धाभ्यास इंडिया के द्वारा किया जाता है। वहीं भारत और वियतनाम की बात करें, वियतनाम तो पूर्णतः प्रभावित है भैया। वियतनाम का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है ना, उसका पूरा दावा करता है कि चाइना ही हमारा है, तो वियतनाम का कुछ है ही नहीं, ठीक है। और भारत हमेशा जो है यूएन क्लॉज अर्थात जो समुद्र होता है उस पर यूनाइटेड नेशन का जो लॉ बना हुआ होता है ना, उसी को इन शॉर्ट यूएन क्लॉज बोलते हैं। भारत हमेशा से चाहा है कि कोई भी मतलब दिक्कत हो और जो सारी कंट्री हैं अपना आधिपत्य समुद्र पे यूएन क्लॉज के माध्यम से ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसी को फॉलो करके करें, ठीक है। और यहाँ भी चूंकि दोनों का कॉमन दुश्मन चाइना है, तो आपको पता है कि भारत और वियतनाम में जब अभी हाल ही में वियतनाम और चाइना में हाल ही में कन्फ्लिक्ट हुआ था तो इंडिया के ऊपर कितना दबाव था कि भैया आप वियतनाम से अपने रिलेशन को कर्टन डाउन करो, वियतनाम को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो ना दो। इसके बावजूद भी आपको पता होगा ओएनजीसी ने 1988 से ही वियतनाम का जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे तेल के लिए अन्वेषण कर रहा है, और दोनों देशों ने 2016 से व्यापक रणनीतिक साझेदारी की है। भारत ने ताइवान को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 करोड़ की $10 करोड़ की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि ताइवान यदि मजबूत होगा तो इस एरिया से जो नीचे से साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है अर्थात दक्षिण पूर्वी वाला एरिया है, यहाँ से ताइवान जो है कहीं ना कहीं चाइना के एक्सपेंशन को बैलेंस कर सकता है। तो ये एक नीति है इंडिया की कि उसको जो है मतलब रणनीतिक रूप से सामरिक रूप से ताइवान को स्ट्रांग करो। इसके साथ भारत और अमेरिका है। भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में क्या ही चर्चा करें। बीते दिनों जो है अमेरिका को लग रहा है यदि चाइना को कोई टैकल कर सकता है, चाइना को यदि कोई संतुलित कर सकता है तो वह इंडिया है। और बीते लगभग एक दशकों से इनके संबंधों में नित नई ऊंचाइयां आई हैं। क्या क्या आया है देखिए, 2 फरवरी 2022 में हाल ही में जो है अमेरिका के द्वारा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जारी की गई, जिसमें अमेरिका ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख रक्षा साझेदार के रूप में दर्शाया है। इसके साथ ही अमेरिका और भारत जो है अमेरिका भारत संयुक्त रणनीतिक विजन, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिसे लेमुआ बोलते हैं, कॉम कासा एग्रीमेंट, आज ही सारी समझौते करके इन्होंने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत और रूस है। आपको पता होगा, आपको देखिए, एक तरफ जो अनन्य दोस्ती की बात होती है, लिमिटलेस दोस्ती की बात होती है रशिया और चाइना के बीच, ठीक है। तो ये जो अभिसरण है ना इनके संबंधों के बीच, यदि हम बात करें इंडिया और रशिया के बीच, तो कहीं ना कहीं मिलते नहीं हैं। और यहाँ पे चाइना को बैलेंस करना, रशिया को बैलेंस करना और अमेरिका को बैलेंस करना हमेशा जो है बहुत बैलेंस अप्रोच के साथ इंडिया जो है चलता है। इसमें ट्रायंगल जो बैलेंस करना होता है उसके साथ यह चलता है। एक तरफ रशिया और चाइना के बीच जो लिमिटलेस दोस्ती की बात करी जाती है वो है, और दूसरी तरफ दो लोकतंत्रों का समावेशन है, चाहे वह अमेरिका की बात करें और इंडिया की बात करें, और साथ साथ चाइना को टैकल करना है, चाइना को संतुलित करना है। तो बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ चलता है। हाल ही में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वैश्विक दबाव था, रशिया को ये दबाव डाले, रशिया की ये भर्त्सना करे पब्लिक रूप से कि इसने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, लेकिन बहुत ही बैलेंस अप्रोच के साथ चला इंडिया। और कितना भी अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव होने के बावजूद भी S-400 खरीदा। और कहीं ना कहीं इसके बाद भी यदि ये चाइना की बात करें और रशिया की बात करें, जो लिमिटलेस दोस्ती की डॉक्ट्रिन होते हुए इसके बावजूद भी हमेशा रसिया जो है चाइना के अगेंस्ट में इंडिया के सामरिक हित के संवर्धन के लिए हमेशा ही सपोर्ट किया है,
ठीक है। और इसीलिए इसने S-400 भी इंडिया को दिया है, और अमेरिका के काफ़ी दबावों के बावजूद भी इंडिया माना नहीं और S-400 खरीद लिया। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंधों की प्रगाढ़ता भी प्रदर्शित होती है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि सामूहिक समूहों से जुड़ के और इस क्षेत्र की शांति और समरसता के लिए इंडिया काम करता है, ऐसे समूह हैं क्वाड समूह, आसियान, बिम्स्टेक, इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आदि। तो हमने देखा कि द्विपक्षीय संबंधों के साथ इंडिया कैसे इस क्षेत्र की शांति और समरसता के लिए काम कर रहा है। इसके साथ साथ इसमें जो समूह बने हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं लाइक माइंडेड देशों के, लाइक हित जिनका प्रॉफिट मतलब एक समान है, वैसे देशों के, उसमें इंडिया भी शामिल होकर जो है इस क्षेत्र की समरसता के लिए और शांतिमय वातावरण स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। अब आगे की बात कैसे करें, देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में जहां सागर डॉक्ट्रिन के साथ इंडिया काम करता है, जिसका लक्ष्य शांति, समावेशिता और क्षेत्रीय खुलापन का हमेशा से समर्थन रहा है, चीन को संतुलित करने के लिए और रूस के हित का भी ध्यान रखकर भारत को संतुलित नीति के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में गठित हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क का उपयोग अपने हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारतीय रिश्तों के नए आयाम जो है क्षेत्र की शांति और समरसता को कायम करेंगे, जो वैश्विक हित के साथ साथ भारतीय हित के साथ साथ वैश्विक हित में भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमने कंक्लूजन देख लिया। अब पूरे लेक्चर को मैं सम अप करना चाहूँगा। हमने देखा इंडो पैसिफिक रीजन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया जो है चाइना को इसमें बैलेंस करने के लिए कैसे द्विपक्षीय संबंधों के साथ आगे बढ़ रहा है, और अंततोगत्वा इसमें हमने सजेशन के साथ इसका निष्कर्ष देखा। आई होप कि जो चीज़ें भी मैं कन्वे करने की कोशिश किया आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया, आपने बड़ी धैर्य के साथ सुना और समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।